हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर आज आपको थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार के टॉपिक राष्ट्रीय राज्यों के उदय के बारे में बतलाऊंगी। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 3-4 वीडियोज़ में हमने राष्ट्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ उस बारे में चर्चा की है। इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्यों का उदय बताया है। स्पेशली हमने जो एम्फेसिस किया वो गुलाबों का युद्ध, ट्यूडर वंश के शासन इत्यादि के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने फ्रांस में राष्ट्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ इस बात पर चर्चा की थी। पारी के ड्यूक का निर्वाचन, कापे वंश के राजाओं के द्वारा सत्ता विस्तार, फिलिप चतुर्थ, सप्तवर्षीय युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र किस प्रकार विकसित हुआ इस बारे में हम रिशुलू का काल, कार्डिनल मजारिन के द्वारा किए गए सुधार इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने यूरोप के प्रमुख राष्ट्र रूस में राष्ट्रीय राज्य का उदय किस प्रकार हुआ शुरू से लेकर हमने बताया है कि 5वीं शताब्दी से रूस में राष्ट्रीय राज्यों के विस्तार के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी। रोमनोव वंश की स्थापना किस प्रकार हुई थी और पीटर महान के आंतरिक सुधार और पीटर के द्वारा किए गए उसकी विदेश नीति इत्यादि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से पीटर के नेतृत्व में रूस न केवल निरंकुश राजतंत्र में सुदृढ़ हो गया बल्कि उसने अपनी सैन्य शक्ति को सबल बनाकर रूसी साम्राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया था और अपने सुधारों से रूस की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का कायाकल्प कर दिया था। आज हम हमारे इस वीडियो 20 में प्रशा में राष्ट्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशा में निरंकुश राजतंत्र का विकास यूरोपीय इतिहास की एक अद्भुत घटना है, क्योंकि 13वीं सदी के अंत तक इस राज्य का सही अर्थों में कोई महत्व ही नहीं था। स्विट्जरलैंड की सीमा पर जारलन नामक एक छोटा सा गढ़ था जिस पर काउंट परिवार का शासन था। यही परिवार आगे चलकर होहेन जारलन वंश के नाम से प्रशा में विख्यात हुआ और प्रशा राज्य का संस्थापक बना। पवित्र रोमन सम्राट ने इस परिवार की सैनिक सेवा से प्रसन्न होकर इसके मुखिया को सैनिक गवर्नर बना दिया था। फिर भी इस परिवार का भाग्योदय हमें 1415 ईस्वी से देखने को मिलता है, जबकि सम्राट सिगिस्मंड ने इस परिवार के राजकुमार फ्रेडरिक को ब्रेडेनबर्ग का इलेक्टर और शासक नियुक्त किया था। ब्रेडेनबर्ग का छोटा सा राज्य जर्मनी में म्यूज और एल्ब नदियों के बीच में स्थित था। प्रारंभ में स्लाव जातियों के आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से एक सैनिक चौकी के रूप में इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई थी। ब्रेडेनबर्ग के शासकों ने धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर ओडर और एल्ब नदियों के बीच स्थित समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। इससे उनकी सैनिक शक्ति और राज्य की सीमाओं में हम देखते हैं काफ़ी विस्तार हुआ था। ओडर नदी पर स्थित बर्लिन नगर भी उनके राज्य में सम्मिलित था। 16वीं शताब्दी में जब जर्मनी में लूथरवाद का प्रसार हुआ तो होहेन जारलन वंश ने भी लूथरवाद को स्वीकार कर लिया था। कैथोलिक चर्च की धन संपत्ति तथा भूमि को हड़प कर वह काफ़ी समृद्ध बन गया और अब ब्रेडेनबर्ग की गणना उत्तरी जर्मनी के प्रमुख प्रोटेस्टेंट राज्यों में की जाने लगी थी। हम देखते हैं
कि धर्म के नाम पर जर्मनी में जो 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया उसमें ब्रैंडेनबर्ग राज्य को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। परंतु युद्ध समाप्ति के बाद संपन्न वेस्टफेलिया की संधि, जो कि 24 अक्टूबर 1648 को हुई, उसके लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रैंडेनबर्ग के होहेन-ज़ारलन राजवंश पर पवित्र रोमन साम्राज्य का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया और उसे हेलवर्टरस्टैंड, मिडेन व मैग्डेवर्ट के समृद्ध विषप क्षेत्र तथा पोमेरानिया का पूर्वी अर्धांश प्राप्त हुआ, जिससे उसकी प्रादेशिक सीमा और जनसंख्या में हम देखते हैं काफ़ी वृद्धि हो गई थी। परंतु अब भी पूर्वी प्रशा और ब्रैंडेनबर्ग के मध्य का पश्चिमी प्रशा उसके अधिकार में नहीं आ पाया था। ब्रैंडेनबर्ग के उदय में उसके नागरिकों की जगह उसके शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सर्वप्रथम फ्रेडरिक विलियम, जिसका समय 1640 से 1688 है और जिसे महान इलेक्टर भी कहा जाता है, उसने सीमा विस्तार, सैनिकीकरण, केंद्रीयकरण तथा वित्तीय सुधारों के द्वारा ब्रैंडेनबर्ग को एक शक्तिशाली निरंकुश राज्य में परिवर्तित कर दिया था। उसने स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए, प्रांतीय प्रशासन में जनप्रतिनिधियों की संस्था एस्टेट्स को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसने बंजर भूमि पर खेती करने के लिए किसानों को अनेक सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया था। उसने सरकारी नियंत्रण में कुछ कारखाने भी स्थापित किए तथा यूरोप के अन्य भागों से कुशल कारीगरों एवं व्यापारियों को अपने राज्य में लाकर बसाया, जिससे औद्योगिक एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ या विकास हुआ। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाकर राज्य में शांति और व्यवस्था कायम की थी। निरंकुश राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को सबल बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया था। उसकी सेना में हम देखते हैं कि 30,000 सुशिक्षित सैनिक थे। विदेश नीति के क्षेत्र में फ्रेडरिक ने अवसरवादी नीति का सहारा लिया। 1655 ईस्वी में जब स्वीडन और पोलैंड के मध्य युद्ध शुरू हुआ तो फ्रेडरिक ने कभी एक पक्ष का तो कभी दूसरे पक्ष का साथ दिया। 1656 में उसने स्वीडन का साथ देकर पोलैंड को परास्त कर दिया था, परंतु अगले वर्ष उसने स्वीडन का साथ छोड़ दिया और पोलैंड के साथ में संधि कर ली। युद्ध समाप्ति के बाद स्वीडन और पोलैंड दोनों ने पूर्वी प्रशा पर ब्रैंडेनबर्ग के अधिकार को मान्यता दे दी। 1667-68 में डेवोल्यूशन युद्ध के प्रारंभ में फ्रेडरिक ने लुई 14वें का साथ दिया, फ्रांस का शासक लुई 14वां, परंतु बाद में डचों की सहायता की। इस युद्ध में फ्रेडरिक को फ्रांस के हाथों पराजित होना पड़ा, परंतु उसने फ्रांस के मित्र स्वीडन को बुरी तरह से पराजित करके ब्रैंडेनबर्ग की सैनिक शक्ति की यूरोप में धाक जमा दी। साइलेशिया के प्रश्न पर ब्रैंडेनबर्ग और ऑस्ट्रिया के संबंध काफ़ी समय तक तनावपूर्ण रहे थे, परंतु अंत में फ्रेडरिक ने ऑस्ट्रिया से संधि कर ली। संधि से उसे स्वीवश का जिला प्राप्त हुआ। फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद फ्रेडरिक तृतीय राजा बना। फ्रेडरिक तृतीय का काल है 1688 से 1713 तक। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है ब्रैंडेनबर्ग के इलेक्टर को प्रशा का राजा की उपाधि मिलना। स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध में पवित्र रोमन सम्राट लियोपोल्ड ने फ्रेडरिक तृतीय को प्रशा का राजा स्वीकार कर लिया। अब वे फ्रेडरिक प्रथम की उपाधि के साथ प्रशा का राजा कहलाया और ब्रैंडेनबर्ग का राज्य भी अब प्रशा का राज्य कहा जाने लगा।
1713 ईस्वी में यूट्रेक्ट की संधि ने भी प्रशा के नए राज्य और होहेन-ज़ार्लन राजवंश को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप के इतिहास और राजनीति में प्रशा नामक नवीन शक्ति का उदय हुआ, जिसने बाद के वर्षों में राजनीति में, इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फ्रेडरिक प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फ्रेडरिक विलियम प्रथम 1713 से 1740 तक जो शासक रहा, वो प्रशा का राजा बना। वह निरंकुश शासक था। प्रशा की सैनिक शक्ति को बढ़ाने में उसकी गहरी रुचि थी। उसने प्रशा में सुदृढ़ केंद्रीय शासन की नींव रखी और कई महत्वपूर्ण सुधारों के द्वारा प्रशा के उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, कृषि की उन्नति के लिए अथक प्रयास किए थे। परंतु राजकीय आय का सर्वाधिक प्रतिशत अर्थात लगभग 70% वह सेना पर खर्च करता था। उसने अपने अंगरक्षकों की एक विशेष सेना गठित की, जिसके सभी सैनिक 6 फीट की लंबाई वाले थे। उसके समय में प्रशा के सैनिकों की संख्या 38,000 से बढ़कर 83,000 या 83,000 तक पहुंच गई। उसके उत्तराधिकारी फ्रेडरिक महान ने भी इसी सेना के बल पर यूरोपीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और प्रशा को यूरोप का एक प्रमुख राज्य बना दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल की प्रारंभिक सदियों में यूरोप में ऐसे राज्यों का सर्वथा अभाव था जिन्हें राष्ट्रीय राज्य कहा जा सके। लगभग समूचे यूरोप में चर्च, साम्राज्य और सामंतों का दबदबा था। सामंत लोग नाम मात्र के लिए राजाओं के अधीन थे। स्थानीय लोगों में भी अपने समूचे देश अथवा राष्ट्र के प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी। उत्तर मध्य युग में आस्ट्रियाई साम्राज्य के विनाश तथा पोप तंत्र की निर्बलता के साथ सामंत तंत्र का प्रभाव भी घटने लगा। लोगों में भी देशभक्ति की भावना विकसित होने लगी थी। बारूद और बंदूक से सुसज्जित सेनाओं ने सामंतों की शक्ति को चकनाचूर कर दिया और एक केंद्रीकृत सत्ता स्थायित्व प्राप्त करने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और इसके साथ ही यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास होने लगा। राष्ट्रीय राज्यों के उदय से सामंती युद्धों का तो अंत हो गया, परंतु यूरोप को युद्धों से निजात नहीं मिल पाई। अब राष्ट्रीय राज्यों के मध्य भयंकर युद्ध लड़े जाने लगे। सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाने लगा। राजाओं की शक्ति बढ़ती गई और वे निरंकुश होते गए। सत्ता का केंद्रीकरण निरंकुश राजतंत्र की प्रमुख विशेषता बन गया। अधिकाधिक धन प्राप्त करने की दृष्टि से प्रजा पर नए नए कर लगाए गए। इससे टकराव बढ़ा, परंतु इंग्लैंड के अलावा अन्य राष्ट्रीय राज्यों में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रजा को कोई खास सुविधा नहीं मिल पाई। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से राज्यों की आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य भी बढ़ा और राज्यों की सीमाएं भी निश्चित होने लगी। थैंक यू वेरी मच।